डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लूथर है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट टेक्सास का रहने वाला हूँ। मैं यूएस आर्मी में कार्यरत हूँ और कभी कभी हमें देश में काम करना पड़ता है और कभी कभी विदेश में काम करना पड़ता है। यूएस आर्मी के बेस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हमारे पास वो जानकारी है जो बाकी देशों के पास नहीं होती। कभी कभी हमें विदेशों में जाकर काम करना पड़ता है, छिप कर काम। और इस बार मेरी पोस्टिंग जहां पर हुई थी, मैंने खुद नहीं सुना था कि वहां पर भी कोई यूएस आर्मी का कैंप है। अर्मेनिया। युद्ध चल रहा था अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच, और बिल्कुल बीच वाले इलाके में हमें भेजा गया था। हेलीकॉप्टर से उतारा गया था। दोनों देशों से बात हो चुकी थी और हमारे 15 जवान पहले भी वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन किसी कारण वहां फंसे हुए थे। कोई सिग्नल वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था और हमें सबूत इकट्ठे करने थे। उन्हें किसने नुकसान पहुंचाया है, अजरबैजान ने या अर्मेनिया ने? ये इलाका ऐसा ही है। अजरबैजान कहता है कि ये उसका इलाका है, जबकि अर्मेनिया वाले कहते हैं कि ये उनका इलाका है। और हमारे ये 15 सैनिक यहाँ पर आए हुए थे एक खास जगह की तलाशी लेने के लिए, पुराने खंडहरों की तलाशी। और अब जब हम इन जंगलों में पहुंचे हुए थे तो हमारे पास भी बहुत सारी जानकारी थी। हम दोबारा से रेडियो सिग्नल भेजकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हम 20 लोग थे और 20 लोग जंगल के बिल्कुल बीच में। रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर से यहाँ उतरे थे हम। घने जंगल में हेलीकॉप्टर इतनी आसानी से उतारा नहीं जा सकता। यहाँ का जो बड़ा इलाका है, वहीं पर कहीं ना कहीं हमारे साथी हैं। यहाँ पर किसी की आर्मी भी हो सकती है, अजरबैजान की भी, अर्मेनिया की भी। और हमें दोनों से बचकर रहना था, अपने साथियों को बाहर निकालना था, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा था जो यूएस आर्मी के लिए बहुत खास होता है और ऐसी जानकारी किसी और देश के हाथ लगने नहीं दी जाती। हो सकता है इन दोनों देशों में से किसी एक ने उन पर हमला करके वो छीनने की कोशिश की हो। और मैं आपको बता दूं, हम कोई जंग के मैदान में नहीं कूदे हुए थे जहां हमें लड़ना पड़ता, गोलियां चलानी पड़ती। यहाँ कई सिविलियन हैं, उनसे प्यार से बात करनी होगी, प्यार से उनसे पूछना होगा कहीं उसने आर्मी वाले देखे हैं या नहीं। सख्ती नहीं दिखा सकते। हम विदेशी धरती पर थे, अपने देश की धरती पर नहीं। हम 20 लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे और मेरे पास एक बड़ा सा मैप था। उस मैप को देखते देखते मैं आगे के रास्ते की पहचान कर रहा था। वहां पर हमें एक सड़क नजर आई। अब ये सड़क दिखने के बाद ये साफ हो गया था, इस घने जंगल के बीच में भी कई सड़कों का जाल बिछा हुआ है। नक्शे में इस सड़क के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया था। जैसे जैसे सड़क के किनारे हम चलते रहे, वहां से गुजरने वाले कुछ ट्रक भी हमें दिखे थे। अब एक ऐसे ही ट्रक को हमने हाथ दिया था। हमें मालूम नहीं था यहाँ ट्रक गुजरते हैं। उससे कुछ बातचीत की, हमने नक्शा भी दिखाया कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन वो आदमी अजरबैजान का था और उसने ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बल्कि हमें गलत रास्ता बता दिया। वो सोच रहा होगा कि हम अर्मेनिया के वो सैनिक हैं जो यहाँ कब्जा करना चाहते हैं। दोनों देशों की लड़ाई बहुत साल पुरानी है, इसीलिए हम उसमें पिसना नहीं चाहते थे। रास्ता जब गलत पता चल गया, एक बोर्ड हमें दिख गया, ये हम समझ गए थे। रास्ता गलत बताकर वो तो निकल गया। अब हमें दोबारा पीछे मुड़कर जाना होगा, लेकिन पीछे मुड़ना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ये ढलान वाला एरिया था। ढलान से हम उतर तो चुके थे, चढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा सांस चढ़ने वाली थी, इसीलिए हम जंगल वाले रास्ते से आगे बढ़ना ही समझदारी समझ रहे थे। आगे हमें एक फेंसिंग वाला एरिया मिला, यानी ये वो इलाका है जिस पर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती रहती है। दोनों ही देश इस पर कब्जा करना चाहते हैं, कहते हैं ये उनका इलाका है।
हम फेंसिंग को काट कर उसके अंदर चले गए थे। अब यहाँ बहुत कम लोग मिलने वाले हैं हमें। जंगल में चलते चलते 2 घंटे का समय हो गया, शरीर भी थक गया था और आखिरी बार हमारे सैनिकों के सिग्नल कहाँ से आए थे वो जगह यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। हमने कुछ आराम किया, फिर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही हम एक छोटे से टाउन में पहुंचे, अब ये टाउन भी इस तरह जंगलों के बीच बने हुए हैं कि सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास थी। हमें तो पता तक नहीं था कि यहाँ कोई टाउन भी हो सकता है, लेकिन ये तो निकल आया। बड़े बड़े पेड़, घना जंगल और उन पेड़ों के नीचे बने हुए ये घर सैटेलाइट से देखे नहीं जा सकते। जब हमें कुछ लोगों ने देखा था वहाँ भगदड़ मच गई थी। वो चीख चीख कर कह रहे थे, सैनिक आ गए, भागो सैनिक आ गए। शायद उन्हें लग रहा होगा कि युद्ध शुरू हो गया है और सैनिक उन्हें मारने के लिए आ रहे होंगे। यहाँ पर ऐसा ही होता होगा ना। वो सब घरों के अंदर छिप गए थे। हम 20 लोग थे, हथियारों से लैस थे। जैसे ही हम आगे बढ़कर एक घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे, अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो हमसे मिन्नतें कर रहे थे कि हम उन्हें ना मारें, और मैंने भी आवाज़ लगाकर कहा, ना हम अर्मीनिया की आर्मी की तरफ से हैं, ना अजरबैजान की आर्मी की तरफ से। हम साधारण सिविलियन ही हैं। बस मैं आपको बता नहीं सकता मैं किस देश से आया हूँ। आपसे बस कुछ बात करनी है। डरिए मत, हम गोली नहीं चलाएंगे। वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। 2-3 घरों में दरवाज़ा खटखटाने के बाद हमें लगा अब इन्हें डराना होगा, डराकर ही बाहर निकाला जा सकता है। एक घर का दरवाज़ा तोड़ दिया था हमने। वहाँ 3 लोग थे, 2 बच्चे और एक बड़ा आदमी। अब वो आदमी डरा हुआ बच्चों को संभाले हुए हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वार करने की कोशिश कर रहा था। वो तो हमें मार ही डालता। वो हमारी संख्या ज़्यादा थी। उससे कुल्हाड़ी छीनी, उसकी बाजू को पीछे की तरफ मरोड़ा और उसे समझाने लगे, अगर तुम्हें मारना होता तो गोली चलाकर हम मार देते। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हमसे बात करो, हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। कुछ देर बाद उसे शांत किया। फिर वो समझ पाया हम मारने के लिए नहीं आए, हम आगे अपने साथियों को ढूंढने के लिए आए हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक एक करके ये बात जैसे उन घरों में फैली, वहाँ भीड़ बनाकर लोग हमारे पास आने लगे। फिर उनसे हम बात करने लगे। हमने लोकेशन भी बताई कि यहाँ आसपास ही हमारे 15 साथी गए थे। उन्होंने दोबारा कभी सिग्नल भेजा ही नहीं। कहाँ गए होंगे वो? और जब ये बात सुनकर उनके होश से उड़े, हमें लग रहा था यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमने उनसे पूछा, क्या यहाँ पर अजरबैजान की आर्मी आती है या अर्मीनिया की आर्मी आती है? जो उसने कहा था ना, वो सबसे डराने वाला था। उसने कहा, दोनों की आर्मी यहाँ नहीं आती, दोनों डरते हैं। पूरी दुनिया को जो बातें नहीं बताई जाती यहाँ पर वो होती हैं। दोनों देश इस इलाके पर कब्जा करना नहीं चाहते। असल में दोनों देशों के लोग इस इलाके से कब्जा हटाना चाहते हैं। ये बला को खुद से दूर करना चाहते हैं। ये सुनकर मुझे झटका सा लगा था। मैंने कहा, इस ज़मीन में ऐसा क्या है जो इसे सब छोड़ना चाहते हैं? बल्कि ऐसी ज़मीन को तो हर कोई हड़पना चाहेगा। कितने रिसोर्सेज हैं यहाँ पर। उन्होंने तब मुझे अपने घर के बाहर दिखाया। हमने पहले ध्यान नहीं दिया था। यहाँ घरों के बीच में पेड़ लगाए हुए थे, घने घने से आसपास पेड़ लगाए हुए थे, और लकड़ी की बनी हुई छतरियाँ घरों के ऊपर लगाई हुई। हर तरफ छतरियाँ ही छतरियाँ पड़ी थी। ऐसा लग रहा था यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती होगी। मैंने उनसे सवाल किया था, ये छतरियाँ क्यों दिखा रहे हो? उसने कहा, यही है जो यहाँ पर हमें बचा कर रखता है। हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन जो भी रोशनी में होता है वो मारा जाता है। दिन हो या रात, आपको परछाई में रहना होगा। ये सुनते ही मैं भी थोड़ा सा डरा था। उसके बाद आसमान की तरफ देखने लगा। मैंने अपने बाइनोकुलर से ऊपर देखना शुरू कर दिया। यहाँ कोई ड्रोन्स तो नहीं घूमते जो ऊपर से मिसाइल छोड़ देते होंगे। यकीनन तभी तो ये छतरी के बीच छिपकर रहते हैं ताकि किसी का पता ना चले। मैंने फिर से उनसे सवाल किया, आप कहना क्या चाहते हैं? ऊपर तो कोई ड्रोन्स नहीं है। उन्होंने कहा, हमने कौन सा आपको कहा कि खतरा ऊपर से आया है? बस ये कहा है परछाई में रहना, रोशनी में निकलोगे मारे जाओगे। अब उनकी ये बचकानी सी बातों से गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, साफ साफ बताओ। तो उन्होंने कहा, यहाँ पर कुछ है जो परछाई से बाहर निकलते ही मारता है। हम भी पता नहीं कर पाए।
जो बचा ही नहीं वो बताएगा कैसे, और हमने उसे देखा तक नहीं। यहाँ से तो वो चीज़ दूर रहती है, लेकिन घने जंगल में आप जाओगे फिर खतरा हो सकता है। धीरे धीरे उनसे बातें खुलने लगी। तो हमारे जैसे दिखने वाले क्या उन्होंने देखे? एक आदमी ने कहा, हाँ, वो घने जंगल में आगे की तरफ गए थे, बड़ी बड़ी मशीनें कंधों पर टांगे हुए। मैंने कहा, हाँ वही वही, उनके पास बड़ा सा रेडियो भी होगा। उन्होंने पूरी तरह से बता दिया था उनका हुलिया। ये हमारे लोग थे, यानी घने जंगल में अंदर की तरफ गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए हमें भी वहां पर जाना होगा। मैंने उनसे पूछा, वो खंडहर कहाँ है? जो कहते हैं यहाँ पुराने ज़माने के कोई मंदिर हुआ करते थे, कोई धार्मिक स्थल हुआ करते थे, उनके जो खंडहर हैं वो खास इलाका है, वहाँ की तलाशी लेने के लिए गए थे हमारे साथी। तब उन्होंने जैसे अपनी आंखें ही बंद कर ली, अपने मुंह पर हाथ रखा, अपनी आंखों पर हाथ रखा और बार बार भगवान से माफ़ी मांगने लगे। भगवान इन्हें माफ़ कर दो, भगवान हमें माफ़ कर दो, हमने वो नाम नहीं लिया, हम बिल्कुल नहीं बोले। वो उस जगह का नाम लेने से डरते थे। आंखें मुंह बंद करने के बाद भगवान से माफ़ी मांग रहे थे और उसके बाद मुंह पर उंगली रखकर उन्होंने कहा, दोबारा मत पूछना, उसकी बात मत करना। एक ऐसी जगह जिसका नाम लेने से भी वो डरते थे। और उसके बाद वो घरों के अंदर छिप गए और उन्होंने दरवाज़ा भी बंद कर लिया। वो कहने लगे थे कि सूरज काफ़ी ऊपर की तरफ आ गया है, परछाइयाँ सबसे छोटी बन रही हैं, आप यहाँ से आगे चले जाइए या वापस चले जाइए अगर जिंदा रहना चाहते हैं। हमें आगे जाना था और उनकी बात मानी हमने। कई लकड़ी की भारी वाली छतरियाँ ले ली और हमें हंसी आ रही थी, इन छतरियों से क्या होगा, हम कौन सी परछाई में रहेंगे तो बचेंगे। यह हंसी वाली बात आर्मी में बहुत चलती है। हम कई ऐसे देशों में गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास होता है, हम उस पर बहुत हंसते हैं। आज भी हंसी आ रही थी। कई छतरियाँ थी जो रास्ते में ही हमने तोड़ दी थी, कई छतरियाँ हमने पेड़ों पर बांधी। इस तरह हम आगे की तरफ जंगल में बढ़ते चले गए थे। दोपहर का वक्त था और यहाँ जो पेड़ थे उनके पत्ते नहीं थे, परछाइयाँ बहुत छोटी छोटी सी बन रही थी। ऐसा लग रहा था सभी पेड़ों के पत्ते झड़ गए हों, लेकिन झड़कर गए कहाँ, ज़मीन पर भी कोई पत्ता नहीं था। सभी के सभी पेड़ जिंदा तो थे, बिना पत्तों के थे। काफ़ी आगे बढ़ने के बाद हमें वहाँ अजीब सी मूर्तियाँ नजर आईं। बड़ी बड़ी लकड़ी की छतरी के नीचे अजीब अजीब काले रंग की मूर्तियाँ। उन्हें देखते देखते हम जा रहे थे और हैरान होते जा रहे थे, ये क्या चीज़ है। कई मूर्तियाँ थी, अजीब बेढंगी डरावनी सी बनाई हुई, और पेड़ों के नीचे, छतरी के नीचे वैसी ही लकड़ी की छतरी जैसे उनके हाथों में पकड़ाई हुई। लेकिन हमें उन मूर्तियों से कोई काम नहीं था, हमें काम था वो काले बक्से से जो हमारी टीम यहाँ पर लेकर आई थी। उसमें यूएस आर्मी का बहुत सारा ऐसा डाटा था जो किसी और देश के हाथ नहीं लगना चाहिए। हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी, भले ही हम किसी को ना बचा पाएं, काला बक्सा वापस लेकर आना है हमें। ये मिशन था हमारा। जब हम काले बक्से को पकड़ लेंगे अपने हाथ में, फिर फ्लेयर गन चलाएंगे और वहाँ से हमें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये हमारा प्लान था। लेकिन इन गंजे पेड़ों के बीच से निकलते हुए, मूर्तियों को देखते हुए हम एक नदी के पास पहुँचे। अब उस नदी का पानी काफ़ी ज़्यादा उछाल मार रहा था, उसके बीच से तैरकर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा था, तो हमें रस्सी का सहारा लेना पड़ा। सबसे पहले हम एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, वहाँ हमने रस्सी बांध दी, फिर झूले की तरह झूल झूल कर नदी एक आदमी ने पास की। फिर हमने रस्सियों का एक पुल बनाया। उस पुल के ज़रिए जब हम आगे बढ़ रहे थे, हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन वहाँ कई वैसी छतरी वाली मूर्तियाँ थीं जिसे देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा था, यहाँ अजीब अजीब जगह पर ये मूर्तियाँ क्यों बनाई हुई हैं। और इसी के साथ यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो परछाई में रहने के लिए कहे। ये जब कहा था सभी साथी मेरे हंस पड़े थे। एक जगह जब हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, हम इंतज़ार करने लगे। वहाँ कई मूर्तियाँ थीं। मेरे एक साथी ने वैसे ही मजाक करना शुरू कर दिया। उसकी जो छतरी थी वो टूट चुकी थी। वो बार बार उस छतरी के सहारे लड़की बनने की कोशिश किया करता था,
मजाक बनाया करता था लड़कियों का कि वो कैसे चलती हैं छतरियों के साथ। जब उसकी छतरी टूट गई तो उसने उस मूर्ति के हाथ से वो छतरी खींच कर निकाली और जैसे ही छतरी के नीचे वो इधर उधर नाच रहा था, हम उसकी तरफ ध्यान रखे हुए थे। लेकिन जब खेलने के बाद उसने कहा अब छतरी वहीं पर लगा देता हूँ, ये मूर्तियाँ छतरियों के साथ अच्छी लगती हैं। वापिस गया था वो उस मूर्ति को छतरी पकड़ाने के लिए, लेकिन वो मूर्ति वहाँ से गायब। हमारा हर साथी डरा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? 20 लोग थे वहाँ, बीच में मूर्ति थी। वो तो हमारा ध्यान उस लड़के की तरफ था, अचानक वो मूर्ति गायब कैसे हो गई? इधर उधर झांके थे हम, बहुत डरे हुए सोच रहे थे मूर्ति कहाँ गई, लेकिन किसी को वो मूर्ति दिखी तक नहीं। हम बस डरते डरते वहाँ बैठे रहे, ये सोचते हुए कोई ना कोई यहाँ पर मौजूद है जिसने वो मूर्ति उठाई है। लेकिन अंधेरा हो गया, हमें कोई नज़र नहीं आया। खतरा सबसे ज़्यादा अंधेरे में होता है और हमें ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। वो जगह करीब भी हो सकती है, नक्शे में वो जगह आसपास ही होनी चाहिए, लेकिन हमें आसपास वो जगह मिल नहीं रही थी। हमने एक खास जगह की पहचान की थी जो बिल्कुल साफ थी, आसपास पेड़ नहीं थे। वहाँ पर हमने अपने टेंट लगाए थे, लेकिन उस जगह काफ़ी टूटी फूटी चीज़ें पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे टूटे हुए मटके हों, ऐसा भी लग रहा था जैसे उस मूर्ति को तोड़ा गया हो। यहाँ हर मूर्ति ठीक ठाक थी, लेकिन फिर भी ऐसे टूटे हुए हिस्से ये बयां कर रहे थे मूर्ति को तोड़ा तो गया है। हमने कुछ हिस्सों को जोड़ने की कोशिश भी की तो हम ये समझ पाए थे ये कई मूर्तियों को तोड़ा नहीं गया है, जैसे एक मूर्ति को तोड़ा गया, और वो भी काफ़ी अजीब तरीके से। अगर किसी मूर्ति को तोड़ा जाता तो छोटे छोटे हिस्से बिखरे होते। यहाँ पर तो ऐसा था जैसे मूर्ति के ऊपर से पपड़ी को तोड़ा गया हो, उस पपड़ी के बीच में मूर्ति का असली हिस्सा हो। क्या हो सकता है? किसी ने इस तरह से अजीब ढंग से कैसे तोड़ा है? किसी की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हर कोई अपने टेंट के अंदर घुस गया। हमारे 3 साथियों की ड्यूटी लगी थी जो बाहर पूरी रात बस घूमते ही रहते 3 बजे तक, और फिर वो अंदर आकर सो जाते और 3 और की ड्यूटी लगती बाकी वाले समय में। इस तरह सबको रेस्ट मिल जाती और पूरी रात ऐसा ही हुआ। वहाँ हमें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, ऐसा ज़रा भी हमें लगा ही नहीं कोई ऐसा जीव है जो हमें मारता हो। सुबह के वक्त जैसे ही सूरज चढ़ा था, हमने अपने टेंट समेटे और आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन जैसे ही कुछ कदम हमने आगे बढ़ाए, वहाँ आर्मी वालों की कुछ फटी हुई वर्दियाँ दिखी थी हमें। ये यूएस आर्मी की वर्दियाँ थीं, यानी हमारे साथियों की, और फटी हुई ये बता रही थी उनके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। पहले हमें लग रहा था उनका रेडियो ख़राब हो गया होगा और वो वहाँ पर फंसे हुए होंगे, लेकिन अब इन वर्दी को देखकर ऐसा लग रहा था उन पर हमला हुआ है, उन्हें मारा गया है। चोट तो पहुंची होगी उन्हें, या किसी आर्मी वाले ने कैप्चर कर लिया होगा। हमें हर सवाल का जवाब चाहिए था और हम उसी दिशा में बढ़ रहे थे जहां पर हमें वैसी वर्दी दिख रही थी। वहां पेड़ काफ़ी ज़्यादा थे और मेरा एक साथी छतरी को पकड़े हुए छलांगे लगा रहा। ये वही लड़का था, बार बार छतरी को निकालता और उसके बाद छलांगे लगाने लगता। हम सभी यहाँ धूप से बचने के लिए छांव में बैठे हुए थे। तब हमने जो देखा, मैं क्या बताऊं, वो क्या चीज़ थी जिसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। वो 4 पैरों पर भाग कर आया, भेड़िया जैसा था। उसका मुंह इंसानी था, लेकिन उसकी 3 बड़ी बड़ी उंगलियां, उसके जो नाखून थे उसने बस एक बार घुमाए थे। उस लड़के का सर धड़ से अलग हो गया और नीचे वाले 3 नाखूनों ने उसकी टांगों के 3 हिस्से कर दिए थे। जैसे उसने अपनी मौत महसूस भी नहीं की, इतनी जल्दी काटा था उसे। काटते ही वो चीज़ जल्दी से मेरी तरफ आई थी और मैं घबरा गया। अमूमन हमें बताया जाता है कि जब कोई सामने से आए तो आपको उससे बचना है, घबराना नहीं है, लेकिन इंसानी फितरत है, कभी कभी हम घबरा जाते हैं, जितनी भी ट्रेनिंग मिली हो। मैं पीछे सट गया और वो घने पेड़ की छांव में था मैं। जैसे ही मैंने देखा वो धूप में भागा आ रहा था, मैं पीछे छांव में हुआ और उसने खुद को रोक लिया, जैसे वो मुझे देख ही ना पा रहा हो छांव में।
इधर उधर झांकने लगा। तभी सामने खड़ा एक साथी दिखा जो धूप में खड़ा उस पर गोलियां बरसा रहा था। गोलियों का असर उस पर कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही वो मुड़ा, उसने पंजों से उस बंदूक के 2 हिस्से कर दिए। लोहे को काट डाला था उसने, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा मेरा वो साथी डर कर पीछे छांव में हो गया। और छांव में जैसे उसे कुछ नजर ही ना आ रहा हो। जो छांव में था उसका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा, जो धूप में था उसका ध्यान उस पर जा रहा था। वो उस तरफ भागता और जैसे ही हमारे साथी उस छांव में चले जाते, वो जैसे भूल जाता। सभी छांव में थे और वो अजीब सा जानवर गुर्राता हुआ इधर उधर झांक रहा, ढूंढ रहा था किसी को। अब हमें उस लाइन का मतलब समझ में आ गया था। परछाई में रहना, ये धूप में हमला कर रहा था। एक साथी जिसने अपना कदम धूप में आगे की तरफ बढ़ाया था, उसे अपनी तरफ बुलाने के लिए ताकि करीब से गोली मार सके। मैंने देखा उसने 1 सेकंड के लिए अपना पैर आगे किया था। उसका पंजा आगे सिर्फ धूप में था, बाकी पूरा शरीर छांव में। और वो जानवर इतनी तेजी से मुड़कर उसके करीब आया था, वो गोली ना चला सका। उसका पंजा नाखून से उसने अलग कर दिया था, जैसे तलवार का वार हुआ हो और उसकी एड़ी बच गई। पंजा कटकर एक तरफ गिर गया और उसे दर्द तक महसूस नहीं हुआ, इतनी तेजी से वहां आकर काट कर गया था। जब दर्द महसूस हुआ, चीखते हुए उसने गोली चलाई, लेकिन वो वहां से दूर जा चुका था। वो सामने की तरफ था। जैसे ही उस धूप में वो भागा, छांव की तरफ गया, वो गायब। धूप में वो नजर आ रहा था, छांव में वो गायब। हम में से एक साथी की मौत हो गई थी, एक जख्मी था, लेकिन बाकी सही सलामत डरे हुए। हिम्मत नहीं थी किसी में आगे बढ़ने की। समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है। जिस पेड़ के नीचे हम थे, आधा घंटा वहीं पर रहे। हमें इंस्ट्रक्शन मिली धूप में पैर नहीं रखना है। ये अजीब सा जीव था, अजीब सा, बिल्कुल वैसा जैसी मूर्तियां बनाई गई हैं छतरी के साथ। आधे घंटे बाद हमें लगा कि बला टल गई है। हम छांव में बैठे एक दूसरे से ऐसे ही बात कर रहे थे और सब कह रहे थे धूप में पैर मत रखना, लेकिन हमारा मानना था बिना धूप में निकले हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबका कहना था छांव बनानी होगी, हमें पेड़ों को पकड़कर छतरी बनानी होगी और उसके नीचे छांव से हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ किसी मूर्ति से वो छतरी लेना सही नहीं होगा। हमें यह तक पता नहीं था कि ये जीव मूर्ति से बना है, उसके अंदर से निकला है, कहीं और से आया है। क्या इसका रिश्ता उस मूर्ति से है या नहीं, हम कुछ नहीं जानते थे। बस एक चीज़ जानते थे, परछाई में रहना। कुछ देर हम ऐसे ही रहे। उसके बाद मेरा एक साथी एक पेड़ के नीचे से भागता हुआ धूप में दूसरे पेड़ के नीचे आया। जब वो हमारी इस छांव के नीचे आ गया, सब काफ़ी ज़्यादा डरे थे, लेकिन वहाँ कोई हरकत नहीं हुई, किसी ने हमला नहीं किया। तो ये बात तो पक्की हो गई थी कि धूप में पैर रखते ही कोई मारने के लिए नहीं आता, करीब होते हैं तो मारता है। लेकिन हमने जब रेडियो पर सीनियर से कॉल की, ये घटना के बारे में बताया, वो हमें कायर कह रहे थे कि हम बहाने लगा रहे हैं, ऐसे जीव पर कोई यकीन नहीं कर सकता। यानी अब हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमें वहाँ जाना था ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए, हमारे पास कोई चारा नहीं था। तब मेरे सीनियर ने भी कहा था कि कोर्ट मार्शल से बचना है तो हमें वहाँ तक पहुँचना होगा, हमारी कहानी पर कोई यकीन नहीं करेगा। हमने बड़ी बड़ी छतरियाँ बना ली पेड़ों के पत्तों से। इस तरह बड़ी छतरी के नीचे 4-4, 5-5 लोग आगे बढ़ रहे, लेकिन उस छतरी से कभी कभी हमें पैर धूप में भी रखना पड़ता और हमें याद आ जाती कैसे हमारे साथी का एक पैर कटा है। इस तरह बचते बचते एक साथी को कंधे पर उठाए हुए हम आगे बढ़ रहे और हम ये जानते थे जंगल में खतरनाक जीव सिर्फ यही नहीं है, और भी हैं, और उनसे हमें बचना होगा। ऐसी स्थिति में हमारे सीनियर ने ये डिसीजन लिया था कि यहाँ 4 छतरियाँ हैं, चारों में 4-4, 5-5 लोग हैं और हमें अलग अलग दिशा में जाना होगा,
क्योंकि नक्शे के हिसाब से हम उस जगह तो पहुंच गए। यहाँ पर हमें खंडहर नहीं मिले। अब हमें फैलना होगा, और ये एक डर का सबब बन गया था। खौफ था हर किसी की आंखों में, और 4 दिशाओं में हम फैल गए। मैं जिन साथियों के साथ था उनमें एक घायल भी था। मेरे कंधे पर मेरा वो घायल साथी लटका हुआ कह रहा था कि मैं एक पांव पर चल सकता हूँ, लेकिन डर इस चीज़ का था, वो छतरी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी कि मेरा वो साथी छलांगे लगाता हुआ आगे बढ़ पाता। कहीं वो धूप में गिरा फिर क्या होगा। ये सोचते सोचते हम काफ़ी आगे बढ़े थे। हमें वहाँ कई खंडहर मिल रहे थे, कई मूर्तियाँ मिल रही थीं। हम उन्हें देखते देखते आगे गए कि ये क्या वो वही खंडहर हैं। हमारे एक साथी की लाश जब हमें दिखी थी तब सब हैरान थे। ये हमारी टीम का कोई मेंबर नहीं था, लेकिन यूएस आर्मी का एक सैनिक था जिसकी लाश एक पेड़ पर टंगी हुई थी बिना कपड़ों के, और छाती पर बहुत सारे छेद, आंखें निकाली जा चुकी थी। हम जानते थे ये जंगल कितना ज़्यादा खतरनाक है, क्यों 2 देशों में इस खास जगह के लिए झगड़ा रहता है। हमें सवालों के जवाब धीरे धीरे मिल रहे थे। हम ज़रा सा आगे बढ़े थे, वहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ नज़र नहीं आ रहा। ये मैदानी इलाका आ गया था, और यहाँ तो और ज़्यादा डर। बहुत सारे पत्थर थे जिनके ऊपर से चढ़ चढ़ कर हमें आगे बढ़ना पड़ रहा था। छाँव के लिए आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी, और यहाँ हमें भैंसों का एक झुंड मिल गया। वो भैंसों का झुंड हमें देखकर बहुत ज़्यादा विचलित सा हो रहा था। दूर भी नहीं भाग रहे थे, हमें भी डरा रहे थे। हमें सिर्फ उनसे डर नहीं था, हमें और भी बहुत चीज़ों से डर था। जैसे ही वो भैंसों का झुंड हमारी तरफ भागना शुरू हो गया, हम वो छतरी लेकर आगे की तरफ भाग रहे थे। अब छतरी टेढ़ी हो रही थी। छतरी के ऊपर जितने भी हमने पत्ते चिपका रखे थे वो सभी हवा के कारण बिखरने लगे थे। अब जो धूप थी छतरी के रास्ते नीचे तक आ रही थी, और हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। अचानक उन भैंसों के झुंड के बीच से भागता हुआ वही जानवर नजर आया था हमें। वो 3 उंगलियों वाला भेड़िए जैसा इंसान जो 4 पाँवों पर भागता है, और जब खड़ा हो जाता है उसका कद बड़ा होता है, लेकिन असली चीज़ उसकी रफ्तार है। हमारी तरफ भाग रहा था। अचानक मैंने जैसे कंधे से अपने दोस्त को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिसल गया। मैं उसे संभालना चाहता था, और मेरे साथी वो छतरी लेकर आगे निकल गए। मेरा वो जख्मी साथी धूप में जैसे नीचे गिर गया था, और मैं अब उसे खींचकर छांव की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। और किस्मत की बात देखिए, वो भैंसों के झुंड के बीच से निकला हुआ वो जानवर मेरे पीछे नहीं, वो छतरी वालों के पीछे आया, और जैसे ही उन्हें पकड़ने वाला था वैसे ही वो एक बड़े पेड़ की छांव में पहुंच गए। वहां रुककर वो जैसे पीछे मुड़ा, और मैंने भागना शुरू कर दिया। अब यहाँ कोई फ़ायदा नहीं, अब यहाँ कोई फ़ायदा नहीं। अपने साथी को उठाकर भाग नहीं सकता था मैं, तो अकेला भागना शुरू हो गया। उसकी रफ्तार हमारी रफ्तार से तिगुनी थी, इसीलिए वो बहुत तेज़ी से मेरे करीब आया, लेकिन मैंने छलांग लगा ही दी। एक बड़ा सा पत्थर था। सूरज ऊपर ज़रूर था, लेकिन पत्थर ऊपर घुमावदार था, जिसकी नीचे एक परछाई बन रही। सिकुड़कर मैं उस परछाई में लेट गया था, और वो जानवर भागता हुआ आया, जैसे उसने छलांग लगाई मुझे इस परछाई में मारने के लिए, लेकिन परछाई को छूते ही जैसे परछाई में गायब हो गया वो। मैं ढूंढने लगा वो कहाँ गया। वो मुझे छू नहीं पाया, परछाई के अंदर गायब हुआ। और मेरा वो साथी जिसके पांव से खून बह रहा था, धूप में लेटा हुआ था वो, और आस लगाए बैठा था जिंदा बच जाए। और वो जीव कहाँ गया किसी को पता नहीं। हम इधर उधर देख रहे, और मेरे साथी उस पर गोलियां चलाने के लिए तलाश रहे थे। वो कहाँ पर है, उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। हमारा वो साथी जमीन से घिसट घिसट कर मेरे पास आना चाहता था, लेकिन मैं उसे इशारा कर रहा था, उस पेड़ की तरफ जा, यहाँ पत्थर के नीचे ज़्यादा छाँव नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं छिप सकता हूँ। लेकिन वो बार बार मेरी तरफ घिसटता हुआ ही आ रहा था। तब मुझे लगा किसी न किसी तरह जुगाड़ तो किया जा सकता है।
अगर मैं उसे खींचकर अपने ऊपर लिटा लूं तो इस तरह हम दोनों छांव में हो सकते हैं। वो मेरे काफी करीब था। मैं जल्दी से हाथ आगे बढ़ाकर उसे खींचना चाहता था, तभी इस छांव से छलांग लगाकर वो निकला। जैसे वो जब यहाँ आया था गायब हुआ था, इस छांव में कहीं गायब हो गया हो। और मेरा वो साथी जब इस छांव के करीब आया, मैंने उसके हाथ को ही पकड़ा था और उस जीव के जैसे नाखून ने उसकी बाजू धड़ से अलग कर दी और खींचता हुआ ले गया। एक जगह जमीन में जैसे छेद सा बनाया उसने और खींच कर उसे नीचे ले गया। मेरे हाथ में मेरे साथी की बाजू थी और उसकी चीखें अंदर से आ रही, और एक चीख उसके बाद सन्नाटा। मौत के घाट उतार दिया था उसे भी। और उस पत्थर के नीचे से मुझे आंखें नजर आई थी, धूप में दिखती हुई उसकी वो आंखें, और उस छेद में वो नजर नहीं आया। मेरा वो साथी धीरे धीरे बाहर की तरफ आने लगा। वो छांव में था, शायद जिंदा बच गया था, लेकिन उसके मुंह पर बहुत सारे वार किए थे उसने, इसीलिए वो चुप हुआ था। और यहाँ से मैं चीख कर कहने लगा, वहीं रह, उस छेद में छांव है, उस छेद में छांव है, तू बचा रहेगा वहां पर। लेकिन उसके शरीर से खून बह रहा था, बाजू नहीं रही थी उसकी, और वो जीव भी उसी छांव में था। जब मेरा वो साथी छांव से निकलेगा तो वो वहीं उसे दबोच लेगा, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कुछ पता नहीं चलता। मेरे उस साथी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बाजू कट चुका था, पैर भी कटा हुआ था। जैसे ही उसने धूप में अपना सर आगे की तरफ किया, उसी छांव से निकलकर उस अजीब से जीव ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। मेरी आंखों के सामने मेरे साथी का सर पड़ा था और वो जीव मेरी तरफ देख रहा, मेरे करीब आया था और उस छांव में गायब हो गया। वहां मैं सिकुड़कर लगभग 3 घंटे पड़ा रहा था। सूरज धीरे धीरे एक तरफ होता गया और मैं भी खिसक कर एक तरफ होता ही गया। जैसे ही शाम का वक्त आया, जो सूरज होता है ना, टेढ़ा हो जाता है। वहां पर छांव कम ही जगह बनती है और लंबी बनती है। मेरे साथी पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। अब छतरी को ऊपर की तरफ नहीं किया जा सकता था, एक तरफ किया जा सकता था, और इस तरह हम बचते हुए इंतजार कर रहे अंधेरे होने का। धीरे धीरे वो सूरज ढला और वहां अंधेरा हो गया। तब जाकर मैं बाहर निकला था। वो छांव अब हर जगह थी, अंधेरा हर जगह था, और हमें अब वहां से जान बचाकर भागना था। लेकिन मेरे सीनियर ने इंस्ट्रक्शन दी थी, ब्लैक बॉक्स के सिवा नहीं। वो कहीं और थे, लेकिन रेडियो सिग्नल से हम बात कर पा रहे थे। मेरे वो 3 साथी पेड़ के पीछे ही छिपे हुए, अब वो बाहर निकले थे और हम एक दूसरे से बात कर रहे। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? क्या हमें इकट्ठा होना चाहिए या यहाँ से भाग निकलना चाहिए? मैंने उनसे कहा था, हम आर्मी में हैं, हम जंग में मरते हैं, ऐसे भाग नहीं सकते, वापस नहीं जा पाएंगे हम, कोर्ट मार्शल होगा, हमें सज़ा भी मिलेगी। अंत में हमने डिसीजन बनाया था, अंधेरे में ढूंढेंगे हम। अब अंधेरा था और हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। जैसे ही वो तारों की रोशनी में कुछ कुछ नज़र आ रहा, हम आगे जाते ही गए। उन खंडहरों में पहुंच गए थे और वहां खंडहर चारों तरफ फैले हुए। इन्हें देखकर साफ लग रहा था कि ये कोई साधारण घरों के खंडहर नहीं है, ये पुराने धार्मिक स्थल हैं। वहाँ पर बनी हुई अजीब अजीब मूर्तियाँ, वहाँ पर अजीब अजीब लिखा हुआ था वो शिलालेख, ये पहचान करने के लिए थे कि ये धार्मिक स्थल है। लेकिन वहाँ जब वो सूरज एक तरफ से रोशनी छोड़ने लगा था, हम सब सोच रहे थे रात को अब देखने में आसानी होगी, लेकिन अब परछाइयाँ बनने लगी थी। और जैसे ही चांद के कारण वो परछाइयाँ बनने लगी, हम एक परछाई के नीचे छिप गए और एक तरफ से निकलता हुआ वो जीव दिखा था हमें। दिन के वक्त सूरज की रोशनी में और रात के वक्त चांद की रोशनी में साफ साफ वो परछाइयों से बाहर निकल सकता था। हमें परछाइयों के बीच होते हुए उस खंडहर दीवार की एक तरफ से आगे बढ़ना था और ऐसा ही हमने किया।
वो रोशनी में था, हमारे साथ कदम से कदम मिलाता हुआ, आंखों से आंखें गड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा और हम उस परछाई में नीचे की तरफ झुककर आगे बढ़ रहे। वहां की ज़मीन काफ़ी भुरभुरी सी थी। अचानक मेरा कदम जैसे एक मिट्टी के टीले पर आ गया। वो मिट्टी का टीला सा ऐसा टूटा कि हम फिसलकर जैसे एक गुफा के बीच में चले गए थे। वहाँ 12 फुट की ऊंचाई से गिरे थे। ये एक कमरा था खंडहर का और हम छत पर सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब हम एक ऐसी जगह पर थे जहाँ पर छाई की चिंता नहीं थी। हम एक कमरे के अंदर थे और वहाँ पहले ही टॉर्च जलाए हुए कुछ आर्मी वाले, ये हमारे साथी थे। ये 8 लोग थे जो पहली बटालियन के यहाँ पर आए थे और छिपकर यहाँ बैठे, हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुश, और उनसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई और मेरे वो 3 साथी भी खुश थे। उनसे बातें करनी हमने शुरू की कि वो यहाँ क्यों छिपकर बैठे हैं, उन्होंने सिग्नल क्यों नहीं भेजे। तो उन्होंने बताया कि रेडियोज़ ऊपर हैं और वो नीचे से ऊपर जाना ही नहीं चाहते। 4 दिन हो चुके हैं, उनके पास जो खाने का सामान है यहीं से खा रहे हैं, जो पीना है यहीं से पी रहे हैं। बाहर जाने की उनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने साथी मरते हुए देखे हैं उस जीव से। और हम सर पकड़ कर बैठ गए थे, आखिर ऐसा कैसे, यहाँ से बच कैसे सकते हैं। और उन्होंने बताना शुरू किया। जब उन्होंने एक छतरी मूर्ति के हाथ से निकाली थी, उसके बाद जैसे वहाँ से मूर्ति गायब हो गई और उन्हें लग रहा है कि वो मूर्ति वो जीव बन जाता है। उसके बाद वो परछाई में रहने वाले को तो कुछ नहीं कहता, रोशनी आने वाले को जैसे मार डालता है। अब हमने भी उसको कहना शुरू किया। एक गलती हमने भी वैसे की, हमने भी एक ऐसी मूर्ति के हाथ से छतरी छीनी थी। अब दोनों में बातचीत से हमें ये तो पता चल गया यहाँ जीव एक ही था। अगर हमारे साथियों ने एक के हाथ से छतरी छीनी थी तो वो जीव कहाँ गया। हम पर हमले तो तब शुरू हुए जब हमने एक मूर्ति के हाथ से छतरी छीनी। क्या जो खींचता है वो ही मारा जाता है, या वो कुछ समय के लिए रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं। हम आपस में बात करते ही रहे थे और ऊपर से चलने की आवाज़ें, भागने की आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें आती रही थीं। हम बाहर निकले ही नहीं थे। अगली सुबह धूप की किरणें अंदर तक आ रही थी, लेकिन हम धूप से दूर छिपते हुए। अब हमारे पास एक ही रास्ता था, जैसा कि मैंने हिसाब लगा कर देखा। इन पर जब हमला किया, एक दिन एक रात इस तरह हमले शुरू हुए थे। और जब हमने वो छतरी खींची, वो रात कुछ नहीं हुआ, अगली सुबह से ये सब शुरू हुआ। और उन्होंने बताया उनके साथ भी ऐसा हुआ था। वो रात कुछ नहीं हुआ, अगला पूरा दिन, जैसे 24 घंटे के लिए वो जिंदा होते हैं और उसके बाद शायद गायब। और अब भी 24 घंटे हो चुके हैं। क्या सच में अब वो गायब हो चुके होंगे? ये जानने के लिए हमें धूप में पहुंचना था और जैसा मैंने अंदाज़ा लगाया था, एक बार तो बाहर जाकर देखना ही होगा। यह जानने के लिए मैं बाहर की तरफ गया था। हम लगभग 11 से 12 लोग हो चुके थे। जैसे ही मैंने धूप में कदम रखा, यकीन कीजिए टांगें कांप रही थी। ऐसे हालत थी मेरी अभी जैसे मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। फिर चलकर मैं धूप में गया था बिना छतरी के। मुझ पर हमला नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरे साथी बाहर आए थे और हम पर हमला नहीं हुआ था। अब हम समझ गए यहाँ क्या होता है। अगर गलती से कोई छतरी किसी मूर्ति के हाथ से ले लो तो वो ये जीव बनकर निकलता है और मारता है 24 घंटे के लिए, एक दिन एक रात, बस ये निकालने होते हैं। इस तरह हमारे सारे साथी उस धूप में थे, लेकिन हमारी जो टीम थी 20 लोगों की, बाकी कहाँ गए किसी को नहीं पता। आवाज़ें लगाई थी हमने, उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे थे। हम उसके बाद वो बड़े धार्मिक स्थल की तरफ गए थे जहाँ पर इस बटालियन के कुछ लोग गए थे, वो ब्लैक बॉक्स लेकर। वो ब्लैक बॉक्स एक लकड़ी के फट्टे पर मिला था। वहाँ छत भी थी, लेकिन ज़मीन से खोद कर निकाली गई वो मूर्तियाँ कतार में थीं, हज़ारों की संख्या में। वहाँ हज़ारों की संख्या में वो मूर्तियों को देखने के बाद मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और ऐसा ही हाल मेरे साथियों का भी था।
जब हम चलते चलते वहाँ एक कोने तक गए थे, वो ब्लैक बॉक्स तो वहाँ पड़ा था, उसी के साथ एक अजीब काले रंग का मुकुट पड़ा था। वो काले रंग के मुकुट के ऊपर एक छतरी टांगी हुई थी और छतरी को देखते ही जो हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हुई। किसी ने उस मुकुट को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की थी, किसी ने उस छतरी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की थी। हमने ब्लैक बॉक्स ले लिया था और उसके बाद हमें रेडियो सिग्नल दे के बताना था अपनी टीम को कि हम यहाँ पर हैं और हमें रेस्क्यू किया जाए। फ्लेयर गन चलाने के लिए जितनी भी थी वो बाकियों के साथ थी। टीम लीडर के पास होती है फ्लेयर गन और हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। जंगल में कहाँ गए शायद हमें पता था। अगर वो किसी छांव में होंगे तो बचे होंगे, अगर वो धूप में गलती से भी रहे थे तो वो मरे जा चुके होंगे। उस मुकुट के पास एक किताब पड़ी थी जो पुरानी हिब्रू भाषा में थी। वो किताब हम हाथ लगा सकते थे, उसे हमने उठा लिया था। इसके बाद उन छतरियों से बचते बचते हम बाहर निकले थे। वहाँ से रेडियो सिग्नल भेजे थे, अपनी लोकेशन बता रहे थे। हमें वहाँ एक फ्लेयर गन भी मिल गई, पुराने लीडर की फ्लेयर गन जिसे चलाकर हमने सिग्नल भेजा था। कई साथी कुछ दिनों से भूखे थे और कई बहुत थके हुए मौत की कगार पर, लेकिन रेस्क्यू किया गया था। आखिरकार वहाँ हेलीकॉप्टर गड़गड़ाते हुए पहुँच गए थे, जिसमें बैठकर वहाँ से हम निकल पाए थे। वो किताब अब भी मेरे पास थी जिसे लेकर मैं हेडक्वार्टर पहुँच गया था। ये ज़िंदगी की सबसे भयानक रातें थी जो वहाँ पर हमने गुजारी थी। और 3 दिन बाद मुझे ये जानने को मिला था कि वहाँ यूएस सेना को दोबारा भेजा गया। लोकेशन तो मिल चुकी थी, अब ये कहानियाँ भी यूएस आर्मी तक पहुँच गई थी। ऑफिशियल्स ने एक खास मिशन अनाउंस किया था, वो मूर्तियों को वहाँ से निकालने का। वो उसकी जांच करना चाहते थे। वो हज़ारों की संख्या में मूर्तियाँ थीं जिन्हें इकट्ठा करके बड़े बड़े ताबूतों में बंद करके अंधेरे में यूनाइटेड स्टेट्स तक लाया गया था। उस जगह से बाहर निकाला गया। उस जगह को शांत करने का जिम्मा यूनाइटेड स्टेट्स को था। इस तरह से अज़रबैजान और आर्मीनिया का वो युद्ध खत्म हुआ था जो इस ज़मीन के लिए था। अब हर मूर्ति को निकाला जा चुका था और हमारी जानकारी के अनुसार बिना उन्हें धूप में पहुंचाए वहां से निकाली गई थी हर एक मूर्ति। कुछ दिनों बाद मुझे वो किताब पढ़ने को दी गई थी और मैं वो पहला था जिसे हरवी भाषा आती थी और मैंने वो किताब पढ़ी थी। किताब को पढ़ने के बाद जो मुझे पता लगा था, मैं नहीं जानता मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। वो जो जीव हमें नजर आए थे उन्हें सरबल कहा जाता है, रोशनी के रक्षक। उन्हें जहां छोड़ा जाता है वो उस इलाके की रोशनी की रक्षा करते हैं। कोई भी दुश्मन वहां आकर राज नहीं कर सकता, वो मिटा देते हैं। और एक खास बात कहते हैं, वो जिसे भी मारते हैं वो उसे भी सरबल बना देते हैं। किसी और जगह उसकी मूर्ति बन जाती है और वो छतरी के नीचे। जैसे ही वो धूप में पहुंचती है वो मूर्ति भी वैसा जीव बनकर लोगों को मारती है और जितने लोग उसके हाथों मरते हैं वो भी सरबल बन जाते हैं। इतिहास में यह सरबल की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी और लोग परछाइयों में जीने को मजबूर हो गए थे। इस तरह ये सरबल जब कहीं बढ़ते चले जाते हैं तबाही करते चले जाते हैं। और मैं अपने देश में वापस तो आ गया था, लेकिन वो मूर्तियाँ यहाँ लाई गई हैं रिसर्च करने के लिए। और मेरा मानना है अगर एक भी वैसी मूर्ति धूप में आ गई ना, विनाश ला देगी, विनाश। और 2 महीने की टेस्टिंग के बाद नतीजा ये आया कि वो साधारण मिट्टी की मूर्तियाँ थीं और हमने जो कहानियाँ बनाई वो झूठी थी। वहाँ हमारे सैनिक कैसे मारे गए कोई जान नहीं पाया और हमें कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया गया। मैं उन्हें बताता रह गया, हम चाहे जो भी कर लें उन मूर्तियों को धूप में नहीं लाना है। पिछले ही हफ्ते
उन मूर्तियों की ऑक्शन रखी गई थी और कई अमीरजादों ने उन मूर्तियों को खरीदा भी। बस भगवान से एक ही दुआ करता हूँ, उन्हें घर के अंदर रखना। अगर वो धूप में मूर्तियाँ रख दी गई, वो शहर के शहर वीरान हो जाएंगे।